हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत है और आप देख रहे हैं क्रिक लॉस माइंड। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाली है। वो वीडियो है कुछ पाकिस्तानी मीडिया एनालिस्ट के लिए जो अब ट्वेंटी बातों के लिए अपने लिए बहुत फेमस है। और ये वीडियो है कल के मैच के हवाले से। कल बहुत बड़ा एक कह सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट डे था। बहुत सारे पूरे लगभग इंडिया के सारे फैंस के लिए और लगभग जितने भी क्रिकेट फैंस हैं जो इंडिया से बहुत अपेक्षा रखते हैं उनके लिए, क्योंकि हम कल श्रीलंका से हार गए और लगभग एशिया कप से बाहर होने की कगार पे खड़े हैं। लेकिन एक बंदा है जिसका नाम है अर्शदीप, उसको मेरा रोडियो सल्यूट बनता है। क्या बंदा है यार वो, क्या यॉर्कर, मतलब उसकी यॉर्कर आप देखो। पाकिस्तान के खिलाफ बंदे ने कैच ड्रॉप कर दिया, उसके बाद उस पर इतना प्रेशर वैसे ही ऑलरेडी अंदर ही अंदर चल रहा हो कि हाँ मेरे से कैच हो गिर गया है, उसके बावजूद उसने 20th ओवर डाला पाकिस्तान के खिलाफ। कल के मैच में आप देख लो 20th ओवर फिर डालने आया वो बंदा। उस बंदे को अगर पाकिस्तान के खिलाफ 10 रन या फिर श्रीलंका के खिलाफ 10 रन अगर मिले होते, वो बंदा उसके बैंक में अगर होते, तो भाई उसने वो दोनों मैच निकलवा दिए थे, जिता दिए थे। और मैं यहाँ पे सबसे पहले थैंक्स करना चाहता हूँ स्पोर्ट्स तक की टीम को और विक्रांत सर को, जिन्होंने अर्शदीप के आफ्टर पाकिस्तान मैच वो कैच जो छूटा था जिसके लिए बहुत ट्रोल किए गए, तो एक्चुअली में वो जो ट्रोलिंग हुई थी उसके कुछ हैंडल्स ऐसा इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया कि वो पाकिस्तान से ओरिजिनेटेड है, जैसे मोहम्मद शमी के केसेस में था। तो विक्रांत सर और उनकी टीम ने स्पोर्ट्स तक में एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई, जिसमें उन्होंने वी स्टैंड फॉर अर्शदीप करके एक बात वो करी, इनिशिएट करी और लोगों को जागरूक किया कि एक्चुअली में ये जो चीज़ें हैं ये इंडिया से कम बाहर से ज़्यादा है। तो मैं पहले स्पोर्ट्स तक की सारी टीम को और स्पेशली विक्रांत सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि सर बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने। और मैं मेरे साथ साथ बहुत लोग आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। और दूसरा, अब बात करें कल के मैच की, तो देखिए कल का मैच होने के बाद बेसिकली अगर मैं एनालिसिस के लिए अगर मैच देखता हूँ तो मैं सिर्फ दो चीज़ें देखता हूँ, एक स्पोर्ट्स यारी और एक स्पोर्ट्स तक। ठीक, तो स्पोर्ट्स यारी में अपने मनोज भैया हैं और सुशांत सर हैं और रोहित भैया हैं। तो ये लोग इनके मतलब डिस्क अगर आपको एनालिसिस अगर देखनी है तो मैं खुद रिकमेंड करूंगा आपको कि ये दोनों इंडियन यूट्यूब चैनल्स हैं और बहुत अच्छी डिस्कशन यहाँ पे होती है स्पोर्ट्स तैयारी और स्पोर्ट्स तक दोनों में। तो दोनों ही चैनल को मैंने देखा और दोनों ही चैनल्स में मैंने सुना। तो बेसिकली दो मोटी मोटी बातें जो निकल के आई उनमें से सबसे पहली बात ये थी कि रवि बिश्नोई को बाहर बैठाना। अब रवि बिश्नोई बाहर बैठा है, उसका वैसे लॉजिक बनता नहीं था बाहर बैठने का, क्योंकि बहुत सही बात बोली है स्पोर्ट्स यारी में सुशांत सर ने कि जब इतने हाई प्रेशर मैच में अगेंस्ट पाकिस्तान उसने इतना बढ़िया परफॉर्म करा। आपको लेग स्पिन के साथ थोड़ा फ्लिप करता है, थोड़ा तेज करता है वो, जो उसकी ज़्यादातर बॉलें थोड़ा बहुत मिलता जुलता है राशिद से। हालांकि राशिद की कुछ बॉलें टर्न कर जाती हैं, सीधे रह लेती हैं। हमारी रवि बिश्नोई की बॉलें लगभग अंदर आप एक कह सकते हैं कि गुगली जैसी होती है, लेकिन वो विद पेस होती है, तो ड्रिफ्ट करती है। तो इतना आसान नहीं होता उसे इतना आसान नहीं होता उसे हिट करना। तो उसने उतने हाई प्रेशर मैच में अगेंस्ट पाकिस्तान आपका सबसे बेस्ट बॉलर बन के निकला। और लगभग उसने अगर वो आसिफ अली वाला कैच हो जाता तो लगभग उन्होंने वो मैच लगभग अपने सिंगल हैंडली वो मैच वहाँ पे इंडिया की तरफ कर दिया था। और आपका इसी वजह से वो कह रहे थे कि उसका बाहर बैठने का तुक बंदा नहीं था। अर्शिद कहते हैं आपका रवि बिश्नोई को खेलना चाहिए था टीम में, और मैं भी मानता हूँ क्योंकि उसको खेलना चाहिए था। क्योंकि आप देखें युजवेंद्र चहल बेसिकली कल हालांकि वो 3 विकेट ले गए, लेकिन जब उन्होंने पहली विकेट ली तब तक 97 का स्कोर हो चुका था, आपका 90 प्लस का स्कोर हो चुका, तो इंडिया लगभग वहां से मैच हार गया। और रोहित ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला था कि जो टर्निंग पॉइंट था वो यही था कि आप 90 पहली पार्टनरशिप उनकी 90 प्लस हो चुकी है, तो वहां पे लगभग सारा गेम निकल चुका था। उसके बाद हाँ विकेट ले मिले युजवेंद्र चहल को, लेकिन युजवेंद्र चहल का मुझे लगता है कि शुरू के 2 मैचेस में ऐसा नहीं कहूँगा कि परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन रही, लेकिन बात यह है कि उनको अब जो बैट्समैन है थोड़ा पिक करने लगे हैं और उनको ये पता सबको ये लगभग पता चलने लगा है कि ये थोड़ा थोड़ा ज़्यादा स्लो इन द एयर है। तो उनके उसमें या तो बैट्समैन चांस नहीं लेते
अब चांस लेते हैं तो अब वो इतने उनको पिक करना आसान है, इसलिए वो रन्स खा जा रहे हैं मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है। और दूसरी बात, कल के मैच में आपने देखा होगा 2 बार ऐसा हुआ कि फ्लाइट से बीट हुआ आपके बैट्समैन, लेकिन वो आगे भी बढ़ चुके थे बैट्समैन, लेकिन क्रीज से, लेकिन क्योंकि बॉल इतनी स्लो थी कि लास्ट में उन्होंने विकेट के साथ कहते हैं पिच से बीट होने के बाद भी कट मार दिया और सिंगल ले लिया। तो फ्लाइट में बीट करके भी स्टंपिंग का चांस आपका युजवेंद्र के चहल के साथ थोड़ा कम बनने लगा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्लो इन द एयर है। और तो इसीलिए रवि बिश्नोई का खेलना बनता था, मुझे भी लगता था रवि बिश्नोई का खेलना बनता है, और मैं इस बात को सेकंड करता हूँ सुशांत सर की और स्पोर्ट्स यारी की टीम का, कि उन्होंने ये बात मेरी स्पोर्ट्स तक में भी यही बात चल रही थी कि रवि बिश्नोई को खेलना चाहिए था। दूसरा कि रविचंद्रन अश्विन का इंक्लूजन हुआ, तो मोहम्मद कैफ सर ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि अगर वो आपका बेस्ट स्पिनर है, क्योंकि आईपीएल में वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, अगर वो आपके बेस्ट स्पिनर हैं तो उनको स्टार्टिंग से खिलाओ आप, बीच में एकदम से मैच में आपने लाके उन्हें खिला दिया। और सबसे बड़ा ब्लंडर जो मुझे लगता है कि दिनेश कार्तिक को ना खिलाने का, यार उस बंदे का कसूर क्या है, आप ही बताओ। उस बंदे को आप ले गए, आपने उस बंदे को मैच खिलाया, पहला मैच खिलाया, ठीक। अब उस बंदे की चांस नहीं आई, एक बॉल शायद उन्होंने खेली और फर्स्ट बॉल में उन्होंने सिंगल लेके दे दिया। वो बंदा आपने रखा ही इस टीम में इसलिए है क्योंकि उनको आपने लास्ट के 3-4 ओवर देने हैं। तो आपकी जो टेम्पलेट है, आप जो ये टेम्पलेट डिसाइड करके चल रहे हैं कि हम ऊपर से स्टार्टिंग से ही हिट मारना स्टार्ट करेंगे और लास्ट में आपके पास दिनेश कार्तिक है, हार्दिक पांड्या है, या आपके पास पंत है, तो उस हिसाब से दिनेश कार्तिक का खेलना बनता था अगर आप बॉलिंग नहीं करा रहे हैं हुड्डा से। अब हारने के बाद ठीक है, आप हार गए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा दिक्कत, या मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट था रोहित सर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मैं मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, और मैं ये क्वेश्चन दोनों मतलब अपने चैनल्स में मैं, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर भी हूँ दोनों ही चैनल्स का, स्पोर्ट्स तक स्पोर्ट्स आई, तो मैं उनकी टीम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ मेरी तरफ से, अगर ये आप बात करना चाहें, कि ये अब कौन सा लॉजिक आ गया है कि राइट हैंडर होगा तो हम ऑफ स्पिनर को नहीं खिला सकते हैं, या फिर लेफ्ट हैंडर है तो हम उसके अगेंस्ट लेग स्पिन नहीं कर सकते, मतलब वो ज़्यादा अच्छे से ईजिली खेलेगा। अच्छा स्पिनर अगेंस्ट एनी, अगर आपका राइट हैंडर है तो अच्छा स्पिनर राइट हैंडर को भी अच्छी बॉल डालेगा, अच्छा स्पिनर है तो लेफ्ट हैंडर को भी अच्छी बॉल डालेगा। शेन वॉर्न अगर यही सोचते रहते कि भाई मैं सिर्फ, कहते हैं आपका लेग स्पिनर हूँ और मुझे सिर्फ राइट हैंडर्स को टर्न करा के आउट करना है, तो फ्लिपर विलिपर करके उन्होंने लेफ्ट हैंडर्स को भी उतना ही आउट किया। मुरलीधरन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि वो राइट हैंडर्स को ज़्यादा आउट करते हैं, लेफ्ट हैंडर्स को ज़्यादा आउट करते हैं। मेरे हिसाब से एक अच्छा स्पिनर दोनों ही बैट्समैनों के लिए दिक्कत पेश करता है, जैसे एक अच्छा फास्ट बॉलर राइट हैंडर्स और लेफ्ट हैंडर्स दोनों के लिए ही तगड़ा होता है। तो ये लॉजिक मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि रोहित शर्मा साहब ने सर ने कहा कि भाई मैं दीपक हुड्डा से बॉलिंग कराना मेरे प्लान में था, लेकिन शुरुआत में उनके विकेट नहीं गिरे तो मैंने इसलिए उससे नहीं कराई। तो सर आप करा देते अगर आपके प्लान में था तो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हुड्डा लेफ्टी को, लेफ्ट बैट्समैन को बॉलिंग डाल सकता है, तो राइट को क्यों नहीं डाल सकता? राइटी है तो मतलब ऑफ स्पिन को छक्का मार देगा इतना आसानी से। तो सर ये चीज़ें, या तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को समझ नहीं आती, या क्रिकेट खेलने का तरीका अलग हुआ है, क्योंकि जब हमने तो 90s की भी क्रिकेट देखी है, तो मैंने कभी इस तरीके की चीज़ें नहीं सुनी। अर्ली 2000 में हमने ये, कहते हैं नहीं सुना, शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन, अनिल कुंबले, जब ये लोग खेलते थे कि ऑफ स्पिनर है तो हरभजन सिंह, सईद अजमल पाकिस्तान के इतने बढ़िया स्पिनर थे, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करेंगे राइट हैंडर्स को, या कम अच्छी बॉलिंग करेंगे लेफ्ट हैंडर्स को। तो ये एक मेरा बहुत बड़ा इशू है। और दूसरा, आपने ये कहा कि भाई आपकी प्लेइंग 11 अभी सेटल लगभग 90 से 95% आप सेम ले जाएंगे। तो मेरी सर एक दरख्वास्त है आपसे कि आपकी जो भी प्लेइंग 11 हो उसमें आप अर्शदीप को बहा, कहीं ऐसा ना हो कि बुमराह आ जाए और आपका जसप्रीत बुमराह आ जाए और उसके हर्षल पटेल आ जाए, तो आप उसको बाहर कर दो अर्शदीप को। सर उसने इतने प्रेशर मैचों में आपको दिखाया है कि वो कितने अच्छे से प्रेशर हैंडल कर सकता है, डेप्थ बॉलर का बहुत अच्छा बॉलर हो सकता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप ऐसा मत करना।
अगर भुवनेश्वर की फॉर्म सर आपको लग रही है अभी उतनी, आप उनको देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ आप उनको देख सकते हैं, लेकिन यही कि जो खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो प्लीज़ सर उसको बाहर मत करिए, ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं इस पॉइंट को डिस्कस करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ स्पोर्ट्स तक और स्पोर्ट्स आरी की टीम से कि प्लीज़ इस बात को, अगर आपको लगता है कि क्या आपको ऐसा लगता है, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों को कि हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह के आने के बाद आप को क्या कहते हैं, अर्शदीप को नहीं खिलाना चाहिए? मेरे हिसाब से खिलाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रूव किया है अगेंस्ट टॉप क्वालिटी साइड, और उन्होंने प्रूव किया है और इतने प्रेशर मैचों में भी उन्होंने प्रूव किया है। तो मेरे हिसाब से थर्ड सीमर अगर अभी यहाँ पे किसी का ऑप्शन बनता है तो वो कहते हैं आपका अर्शदीप है।